बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। क्या इससे हुकूमत को मायूसी हुई, इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे, चंद रोज़ पहले बनीगाला में 4 बड़ों की एक अहम मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी हमें पता चली है, वो हम ज़फ़र नकवी साहब से मालूम करेंगे। तीसरा बात करेंगे, अदालत ने टाइगर फोर्स पर तशवीश का इजहार किया है। और फिर बात करेंगे, कल कौमी असम्बली का इजलास है और सुना है एजेंडे पर तहरीक अदम एतमाद भी है। आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि आज फिर MQM की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या तय पाया वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आपके क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। और इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि जिनको अगर नोटिफिकेशन नहीं आता या कोई पता नहीं चलता तो वो काइंडली वो चैनल को ना वो बार बार हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर ये फ़लाँ वीडियो कब आई है, ये इस तरीके से। तो आप चैनल को ना विज़िट कर लिया करें प्लीज़, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारी तकरीबन हर ये वीडियो आज इस किस्म के हालात में 2-4 घंटे बाद आ जाती है, तो उससे ना वो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपकी मोहब्बतें हैं, बहुत नवाजिश, बस ये एक मैसेज कन्वे करना था। तो ये अच्छा, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर वोट तो हर सूरत होगा, फिर देखेंगे क्या करना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो फिर रिमार्क्स थे जी बिल्कुल ये तो फिर वाजे हो गया ना, मतलब रेफरेंस में पूछे गए एक सवाल का जवाब तो आ गया। हाँ एग्जैक्टली, एक सवाल का जवाब तो आ गया। अब जो बाकी सवालात हैं वो जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि फिर देखेंगे। उन्होंने फिर ये भी कहा कि वोट डलने के बाद शुमार ना करना ये तौहीन में, मतलब ये उन मेंबरान की या उन अरकान की तौहीन है, यूँ समझ लें, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो ये है। अच्छा, मैं इसके साथ ये बताऊं कि इससे पहले अटॉर्नी जनरल साहब भी यही बात कह चुके हैं कि जी वोट तो डलेगा और वोट शुमार भी होगा, स्पीकर ना वोट को रोक सकता है और ना गिनती को रोक सकता है, ये भी अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा है। अब मैं हैरान हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब भी वही बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब दूसरी बात कर रहे हैं कि वोट गिनना है या नहीं गिनना ये स्पीकर की सवाबदीद है, वोट डलने देना है या नहीं ये स्पीकर की सवाबदीद है। खैर यहाँ पे वैसे ही इससे मैं ज़्यादा नहीं कोई इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधूंगा। उसकी वजह यह है कि जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फ़ैसला आया है, जो कि PLD का हिस्सा भी नहीं बन सका, जिस पे हम आज तक शर्मिंदा हैं, वो हमारी अदालती तारीख़ पर एक यूँ समझ लें स्याह धब्बा है। और साथ ही जब से नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला भी आया है, पनामा खेलते बीच में इकामा निकल आया, तो भाई बड़ी माज़त के साथ और बड़े अदब के साथ कि जब तक ये कोई ना कोई सूरत हाल क्लियर नहीं हो जाती तो तब तक, क्योंकि लोग तो कुछ ना इस पर रिजर्वेशन भी शो कर रहे हैं कि जितना जल्दी नोटिस लिया गया, जितना जल्दी बेंच तश्कील हुआ, जितना सारा कुछ इस तरीके से, मतलब ये है कि जो जितना जल्दी वो अभी ये अदालती तारीख में कहते हैं ये भी पहली दफ़ा कि अभी रेफरेंस फाइल ही नहीं हुआ तो उस पर बेंच बन गया, ठीक है ना। वो एक दूसरी एप्लीकेशन के साथ सुना गया। एक और भी इसकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह चंद घंटों के बाद या सुबह आएगी, और वो ये जो मिंटो साहब हैं, बहुत बड़े पाए के वकील हैं, को 60 साला उनका सुप्रीम कोर्ट का तजर्बा है, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो भी बहुत अलार्मिंग किस्म का लेटर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो चलो देखते हैं ना, लेकिन कम से कम इस हद तक कि ये वोट डलेगा और वोट गिनती भी की जाएगी। अब उसके बाद क्या होना है, उसके बाद भी चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि देखें सवाल तो ये है ना कि ये कितनी मुद्दत के लिए नाअहल होंगे, ये हुकूमत ने पूछा है ना कि कितनी मुद्दत के लिए। हालांकि पहले तो डीसी फैसला तो इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन उठाया है। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा है, और कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUI के वकील हैं मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी यही कहा है कि सर अगर आप कोई
इस तरह का फैसला इधर से दे देंगे तो ये तो स्पीकर के बाद जाता होता है इलेक्शन कमीशन के पास। तो अगर आपने पहले ही को फैसला दे दिया तो इलेक्शन कमीशन का तो अख्तियार ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी इसी वजह से यही कहा कि फिर वहाँ से ये जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के बाद ये आएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर तय करेंगे कि कितनी मुद्दत के लिए नाअहल होना है और या क्या हो। ये एक लंबा प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन में भी महीना लग जाता है। तो बात ये है कि अब उसके बाद देखेंगे कि अब ये वोट को कैसे रोकते हैं और गिनती को कैसे रोकते हैं। क्या स्पीकर जो है ना वो आपका नेक्स्ट भी है, उस पर हमने आना है, तो उस पर हम बात करेंगे कि स्पीकर ने क्या आ जाते हैं बनीगाला की उस मुलाकात पर। हाँ, चंद रोज पहले बनीगाला में हमने सुना कि 4 बड़ों की मुलाकात हुई। उन 4 में से एक तो इमरान खान साहब थे और दूसरे हमारे चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी स्टाफ। बिल्कुल ठीक है। तो इस मुलाकात की आपके पास क्या अंदरूनी कहानी? इस असल में पता क्या है, मैं बता, अब कुछ हमारे दोस्त ये कहेंगे कि जी मुलाकात तो ये चंद रोज़ पहले हुई है, तो अब कैसे आपके हथे एक्सक्लूसिव स्टोरी लगी है। तो भाई जब स्टोरी अंदर की खबर पता चलती होती है ना तो हम उस वक़्त आपको बताते हैं। आज बात हो रही थी किसी बहुत ही मोतबर ज़रिए से, तो मैंने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि जी जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि मैं मिनवान वही बताऊंगा। यकीन करें मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल हल्फन वही बताना होता है कि जो किसी से सुनते हैं, बाकी कोई इस तरह की वो नहीं है। उन्होंने कहते हैं कि जनाब कि ये कहा गया कि जी मुझे 27 का ये जलसा कर लेने दें तो उसके बाद मैं इस्तीफ़ा, हाँ खान साहब की तरफ से, तो कहते हैं कि जनाब ये जलसा कर लेने दें और फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब ये मेरे लिए भी बड़ी अलार्मिंग थी, यकीन करें, मतलब अनबिलीवेबल कि मैं ख़ुद भी ज़रा अलर्ट हो गया वो इस तरीके से कि मैंने जैसे कहा ना कि जी उन्होंने कहा जी मुझे 27 का जलसा कर लेने दें तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो ये देख लें कहीं डॉज तो नहीं किया उन्होंने, हम तो अब देखें इस्तीफा नहीं देखें मुझे नहीं, आप डाज से आपका क्या मुराद है डाज के? मुझे कोई जरिए ने डाज किया है या खान साहब? हाँ, ये एक और बात है कि खान साहब अगर किसी को डाज कर रहे हैं तो ये एक और बात। जी हमें भी यकीन नहीं है कि वो इस्तीफ़ा देंगे, मुझे जरिया नहीं डाज कर सकता। और एक बात मैं और भी बता दूँ, और वो ये है कि जिस ज़रिए से मुझे पता चला है, आप यकीन कीजिए कि इस ज़रिए ने मुझे अब तक जितनी खबरें दी हैं 100% वो कंफर्म सच्ची साबित हुई हैं। एक बात, अच्छा खैर, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसमें उसकी वजूहात हैं। मैं किसी खबर के सच्चे होने में ना, मैं वो भी ज़रा बता दूँ। इस ज़रिए की खबर हमने जब भी एक ब्रेक की है ना, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के तौर पे, कहीं ना कहीं से फ़ोन रिएक्शन का आया है, ठीक है ना, बस इससे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं से फ़ोन उस रिएक्शन का है, उस रिएक्शन से ही पता चला है कि वो स्टोरी हमारी सच्ची थी। और बाद में वो जब उनसे पूछा कि जी इसमें हमारी गलती क्या है या गलत क्या किया है, क्या ये गलत खबर है, तो फिर कहा गया कि नहीं गलत नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था और ये नहीं। तो तब उससे मुझे पता चलता है कि वो ज़रिया इतना सच्चा है और इतना ज़बरदस्त किस्म का काबिल एतमाद और एतबार ज़रिया है कि उसकी खबरें आज तक 100% सच्ची हुई है उसी के ज़रिए ने मुझे। हाँ, ये खान साहब ने अगर उनको डाज किया एक और, लेकिन आपको मैं एक और बात बड़ी दिलचस्प बताऊं। आपको याद है कि खान साहब तो कहते थे ना धरने में, आज हामिद मीर साहब भी उनके पुराने कोई साठ सुना रहे थे, बस जनाब हफ्ते की रात अंपायर की उंगली उठने वाली है। वो हफ्ते की रात भी गुजर गई, कोई अंपायर की नहीं उंगली उठी। फिर इतवार का दिन आखिरी दिन होगा साबित। फिर हामिद मीर साहब ने कहा कि जनाब हम खुद सुने हमने, ठीक है ना, तो वो कहा कि जनाब कि ये देखें कि जी सोमवार का दिन भी और मंगा, हर रोज़ एक नई डेडलाइन देते थे ये भी और तहरुल कादरी साहब भी, ठीक है ना। और खान साहब ने आते ही कहा था, खान साहब से बार बार इंटरव्यू के लिए लोग जाते थे, हम खुद भी गए थे कंटेनर में और हम खुद भी जो है ना इंटरव्यू के सिलसिले में, और बार बार लोग जाते थे और वो पूछते थे खान साहब कोई डिमांड आपकी थोड़ी सी नरमी? कतन नहीं, नवाज शरीफ के इस्तीफे से पहले तो जाना ही नहीं है ना यहाँ से ना, यहाँ से तो पता नहीं कोई उनका ऐसा जुमला था कि मैं तो बिल्कुल चाहे मैं मर जाऊं लेकिन नवाज शरीफ के इस्तीफे के बगैर नहीं जाऊंगा। कोई इस
इस्तीफ़ा नहीं मिला, और जब आज उंगली उठ रही है तो कल उठ रही है, तो ये आज इनका आखिरी दिन है। तो मेरा ख्याल है ये खान साहब नफसियाती जंग भी साथ साथ लड़ते हैं और ये साथ साथ वो कहते रहते हैं। तो अब जो मुझे एक्सक्लूसिव पता चली है ना उस ज़रिए से, उन्होंने कहा जी नकवी साहब लिख लो, बात यही हुई है, हमारे ज़राए ने हमें बता दिया है कि यही क्या कहा गया है कि मुझे जलसा कर लेने दें। अब मुझे पता है आपका अगला सवाल यही होगा कि जलसा आखिर क्यों, ठीक है ना। जलसा इसलिए कि हुकूमत में रह के जलसा करना ज़रा आसान होता है ना। अब तो लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन में जाएंगे तो फिर लग पता जाएगा ना। अब ये इस्तीफ़ा देते हैं या तहरीक अदम एतमाद में कोई ना कोई सालसी हो जाती है या कुछ भी। लेकिन अब एक बात है, अब एक बात तो मालशिया पालशिया भी सारे कह रहे हैं ना, कहते हैं यार अगर खान इधर से बच भी गया ना तो हमें नहीं लगता कि आगे कोई ज़्यादा चल पाएगा। अब वो स्टेज नहीं है ना। मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मौलाना साहब ने भी यही कहा है कि भाई अब कोई सालसी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम चलेगा, इनका इस्तीफ़ा, ठीक है ना। और आपको वैसे भी पता होगा कि खान साहब पिछले 2-3 तकरीरों में उस मुलाकात के बाद कह चुके हैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, है समझ आ गई ना। वो कब कहते होते हैं जब इस तरह की खबरें हों। अब लोग कह रहे हैं कि किसी ने तो कहा है ना, और मुझे इसके उलट पता चला है कि खान साहब ने कोई मुबैना प्रॉमिस किया है कि ये 27 वाला जलसा कर लूँ। तो फिर उसके बाद एक बात मैं आपको और भी बता दूँ, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट उस पर आ सकते हैं। वो ये है कि एक बात मेरी भी, ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरा कोई ख़बर नहीं है या कोई उसमें, लेकिन मेरे अपना एनालिसिस है। अगर खान साहब को पता चल गया कि जी तहरीक अदम एतमाद 100% कामयाब हो रही है, मेरा ख्याल है फिर खान साहब अगर रिज़ाइन कर ही दें तो कोई बईद नहीं है। उसकी वजह यह है कि तहरीक अदम एतमाद आज तक किसी के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हुई और वो ये बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। आपको पता है जाम कमाल ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था कि जब तहरीक अदम एतमाद उनको कन्फर्म हो, पहले वो भी डटे रहे, रोज़ यही इसी तरह के बयानात आते थे, तो वो भी तो इसी तरीके से ना तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का यही है कि वो अगर उनको इस्तीफ़ा नहीं देते कि नाकाम हो। ये मैंने एक अपनी कहा था वीडियो में भी और दोस्तों से भी कि सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी। मैंने कहा यार ये अगर अदम एतमाद से पहले अगर रिज़ाइन कर दे तो फिर तो ठीक है, नहीं तो मुझे शक है कहीं अदम एतमाद नाकाम ना हो जाए। कहता नहीं अपोजिशन की इतनी वो है, अक्सरियत है वहाँ पर सेनेट में। मैंने कहा वो आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन अदम एतमाद का मकसद ये होता है कि अगर वो पास हो जाती है तो बेइज्जती बड़ी होती है। लेकिन खान साहब का थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। खान साहब वैसे भी थोड़ा ज़िद्दी मिजाज हैं, वो वैसे भी कहते हैं मैंने आखिरी बाल तक लड़ना है, और वो वैसे भी कहें कि अगर चलो अगर कामयाब होती भी है तो होने दें, मैं क्यों इस्तीफ़ा दूं, क्योंकि मुझे तो कहेंगे कि आपने इस्तीफ़ा फिर हार मान लिए पहले। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। सरप्राइज को हम कह सकते हैं कि वोटिंग से एक दिन पहले वो इस्तीफ़ा भी ये हो सकता है। ये तो अपोजिशन वाली बात आपने कर दी ना कि जैसे दूसरे भी कर रहे हैं कि सरप्राइज जो है ना इस तरीके से, हाँ ये इसी तरीके से। आज आसमा शिराजी साहबा ने इस सरप्राइज़ का शहबाज शरीफ साहब से भी पूछा और उन्होंने इस तरीके से कि अगर वो आर्मी चीफ को सस्पेंड या टर्मिनेट करते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो इस पर उन्होंने भी बहुत इस तरह की उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते, क्योंकि उनके पास इस चीज़ का कोई तकर्री का, कोई टर्मिनेशन का, कोई सस्पेंशन का, किसी किस्म का कोई इख्तियार ही बाकी नहीं रह गया जब वो मेजॉरिटी ही खो गए हैं। तो ये इस तरह की कोई बात है। चलें आ जाते हैं हम अपनी टाइगर फोर्स का जो जिक्र है सुप्रीम कोर्ट में हुआ। हमने एक वीडियो भी देखी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें टाइगर फोर्स के कुछ एहलकार को डंडे शंडे प्रैक्टिस कर रहे थे मार कुटाई की, और जनाब वो डंडों पे पीटीआई का झंडा था, झंडा का कलर था, ठीक है ना, झंडे के कलर के डंडे, ठीक हो गया ना। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, और वही कह रहे हैं हम अमन पसंद हैं। आज शहबाज फवाद चौधरी साहब से मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो अमन पसंद हैं। तो मेरे भाई इन्हीं अमन पसंदों ने तो SSP इस्मतुल्लाह की हड्डियाँ तोड़ी थी, यही अमन पसंद थे ना। पार्लियामेंट के जंगले तोड़े थे, PTV में घुस गए थे, नशरियात बंद की थी इन्हीं अमन पसंदों ने पुलिस पर हमला किया था और अपने टाइगर छुड़वाए थे, ठीक है ना, अपने बंदे छुड़वाए थे। खान साहब नहीं कहते थे ओ मेरे टाइगरों आपने फलां को फेंटा लगा देना है, और पुलिस वालों ख्याल करना नहीं तो मेरे टाइगर पड़ जाएंगे। आप यकीन करें हम धरने में जाते थे, 2-3 जगहों पर ये टाइगर डंडे लेके खड़े होते थे, ये भी और ताहिरुल कादरी साहब वाले भी, और ये चेकिंग कर रहे होते थे। अब जैसे आप
किसी मकबूजा इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हों, हम तो कहते यानी कि ये चेकिंग कर रहे होते थे कि जी आप जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। किधर गई पुलिस, किधर गई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज? इन्होंने अपनी 3-4 चेक पोस्टें बनाई हुई थी उस धरने से पहले। वो ये लोग मेरी गवाही देंगे जो कि सहाफ़ी हैं, जो बाकी लोग हैं यहाँ पे इस्लामाबाद जो जाते रहे, हम बड़े कॉन्स्टेंटली जाते थे, तो वो फिर जो है ना अपना उस हवाले से। तो अब आप यकीन करें कि ये डंडे लेके खड़े होते थे और चेकिंग करते थे। तो इन्होंने कोई बईद नहीं है। आज आपने जो क्वेश्चन किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी यही तशवीश का इजहार किया गया, और जब कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जी हम तो पुरअमन लोग हैं और पुरअमन ही रहेंगे। खैर उसकी वजह यह है कि अगर अंसारुल इस्लाम सामने आई भी है तो उन्होंने तो कभी कोई तशद्दुद नहीं किया, उन्होंने तो कोई पत्ता भी नहीं तोड़ा, कोई गमला भी नहीं टूटा ना। वो तो अंसारुल इस्लाम तो पिछले धरने के दौरान भी यहाँ पर मौलाना साहब के साथ थे, तो उन्होंने कौन सी ऐसी कानून को और आइन को हाथ में लिया और कौन सी ऐसी कोई इंतशार पैदा किया? कुछ भी नहीं इंतशार। अभी वो पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट लाजिस में जब आए थे तो बिल्कुल निहत्थे आए थे, उन्होंने, उनके हाथ में तो कोई सोटी नहीं थी, कोई डंडा ही नहीं था। तो अब बात ये है कि वो कहा चीफ जस्टिस साहब ने उनको मजाक में अजरा है तफन्नुन कहा होगा कि जी हुकूमत वाले आपसे डरते हैं, तो फिर वो कहका भी बुलंद हुआ अदालत में। और खैर तो उस हवाले से उन्होंने कहा, तो फिर उसके बाद अदालत की तरफ से इस बात पे तशवीश का इजहार किया गया कि ये टाइगर फोर्स ने क्या डंडे तैयार किए हुए हैं और ये क्या लड़ाई भिड़ाई की वीडियोज़ और इस तरीके की ना। तो आप भी ख्याल रखें, और उनको कहा है कि आप भी अपने डंडे तेल से निकालें। वो मौलाना फजलमान साहब ने एक दफ़ा कहा था ना कि हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, अगर आप इस तरह की थ्रेट करोगे तो हमने भी डंडे तेल में रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखें कि जो को कह रहे हैं ना कि जी हम बड़े अमन पसंद हैं, इन अमन पसंदों ने पहले अमन तबाह किया हुआ है। ये बात नहीं है कि आप अमन पसंद हैं। हाँ, अगर कोई आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना साफ सुथरा होता कि आप बड़े अमन पसंद और बड़े साफ शफाफ होते तो फिर ठीक है। आपने पुलिस के SSP इस्मतुल्लाह जुनेजो साहब की हड्डियां तोड़ी हुई हैं, उनकी पसलियां तोड़ी हुई हैं, इसी टाइगर फोर्स ने तोड़ी थी। तो जो खान साहब खुद कहते हो मेरे टाइगरों पड़ जाओ, ठीक है ना, तो फिर कोई बईद तो नहीं है ना इस तरीके से। अच्छा, कल अहम तरीन इजलास है कौमी असम्बली। हाँ बिल्कुल, हम खबरें हैं कि एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद भी है। जी बिल्कुल शामिल है। अच्छा, इसमें ना कुछ हमारे व्यूअर्स जैसे ही ये खबर आई तो वो बार बार बहुत ज़्यादा पूछे भाई इत्मीनान रखा करें। असल में मसला ये भी होता है कि व्हाट्सएप पे हम हर एक चीज़ का जवाब भी नहीं दे पाते क्योंकि इसमें बड़ा मसरूफ़ होते हैं हम। और उन्होंने बार बार पूछना शुरू कर दिया, सर ये क्या चक्कर है, क्या कल ही हो जाएगा सारा कुछ, क्या क्या सूरत हाल। 147 मेंबरान ने ये तहरीक जमा करवाई हुई है दस्तखतों के साथ। अब अगर स्पीकर ने इजाज़त दी, आमतौर पे तो ये कहा गया ना कि कल वो जो रुकन असम्बली फौत हो गए अल्लाह बख्शे PTI के, उनकी दुआ होगी और फिर दुआ के बाद आमतौर पे कहते हैं कि ट्रेडिशन ये है कि दुआ के बाद मुलतवी होगा इजलास। अच्छा, ये अगर इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी होता है फिर तो शायद हो सकता है अपोजिशन कोई चुप कर जाए, लेकिन स्पीकर साहब जैसे कह रहे थे कि जी मैं तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी मुलतवी कर सकता हूँ, फिर तो गड़बड़ है ना, फिर तो इसका मतलब ये। अच्छा, वैसे मुझे एक छोटी सी बात कर लेनी थी क्योंकि मैं ये ना असल में मसला स्पीकर साहब ने ये जब 8 को जमा हुई थी ना तहरीक की अदम एतमाद, तो स्पीकर साहब ने एक ट्वीट किया था, आई स्टैंड विद इमरान खान, ठीक है ना। ये बड़ी एक तशवीश की बात है भाई। स्पीकर जो होता है ना वो पार्टी की रुकनीत से अलहदा होता है। खैर ये तो कहते हैं कि मैं टाइगर फोर्स का हिस्सा हूँ, ठीक है ना। आई स्टैंड विद इमरान खान, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद क्या, ये स्पीकर, ये दुनिया का पहला स्पीकर होगा कि जिन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है और स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आई स्टैंड विद इमरान खान। भाई आपको किसने ये हक दिया? आप तो न्यूट्रल हो, ठीक है ना, वो जानवर वाला न्यूट्रल नहीं जिनको आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। लेकिन स्पीकर साहब तो इसलिए न्यूट्रल होते हैं कि वो तो फिर वो किसी पार्टी की रुकनीत। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जो दोस्त मेरी तरह पॉलिटिकल साइंस के लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा डेफिनेटली, और वो मेरे जो बाहर के UK के जो दोस्त हैं और जो ख़ास तौर पर दिलचस्पी रखते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में, UK की पार्लियामेंट में एक स्पीकर पता नहीं कितनी टर्म्स तक चला। आप अगर उनकी लिस्ट निकालें ना आपको पता चलेगा कि एक स्पीकर कितनी टर्म्स तक चला है। एक स्पीकर आया ना, दूसरी दफ़ा दूसरी पार्टी की हुकूमत आई है, उन्होंने कहा जी स्पीकर यही रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है।
क्योंकि उसकी वजह यह है कि स्पीकर ने किसी किस्म का गंद किया नहीं होता। स्पीकर इतना न्यूट्रल होता है कि उसको ना को हुकूमत वालों से गरज है, ना को अपोजिशन वालों से गरज है। उसने कस्टोडियन होता है ईवान का, और उसी तरीके से ज़बरदस्त अंदाज में चलाना होता है। तो वो कहते हैं अब स्पीकर यही रहे। अब उसके बाद दोबारा फिर वो पार्टी आ जाए, फिर कहते हैं स्पीकर यही रहे। उनको गरज ही कोई नहीं होती कि स्पीकर कौन है, कि स्पीकर इतना न्यूट्रल होता है। यहाँ पे स्पीकर साहब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद आ गई है। स्पीकर साहब कह रहे हैं जनाब मैं तो वज़ीर आज़म के साथ खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो फिर आप ये देख लेना, अगर वो मुलतवी कर देते हैं गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए, तो उसमें शहबाज साहब ने भी, बिलावल साहब ने भी, मौलाना साहब ने भी कह दिया कि फिर हम धरना देंगे, कौमी असम्बली के अंदर देंगे, और फिर उसके बाद वो क्या होगा, या स्पीकर का घिराव करेंगे, या जो भी करेंगे, जो उनके पास ऑप्शंस हैं वो ये करेंगे अगर दूसरे दिन। और अगर वो इजाज़त देते हैं कल या परसों की जी पेश करने का, तो पेश करने के लिए ये 147 है ना, तो वो गालिबन को 152 अफराद पेश करेंगे। अपोजिशन के पास तो वैसे ऑलरेडी भी 162 है ना, तो वो 152 पेश करेंगे। और पेश करने के बाद जो वोटिंग होती है, क्योंकि यहाँ तो आइन कानून वाली तो वो तो मोम की नाक वाली बात है ना, वो तो कोई जो है उसमें आपको आइनी बात कर रहा हूँ। 3 दिन से पहले नहीं, 7 दिन से लेट नहीं। अगर कल ये अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त दे देता है स्पीकर, ठीक है, तो फिर 3 दिन के बाद, 3 दिन गुजरने के बाद इस पे वोटिंग करानी होगी, और 7 दिन के अंदर अंदर करानी होगी, क्योंकि 7 दिन गुजर जाएं और उसके बाद भी ना करवाएं तो वो एक अलग सी सूरत हाल है। अब देखते हैं कि कल होता क्या है और स्पीकर क्या करते हैं। जनाब स्पीकर साहब ने एक ट्वीट तो की, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आने के बाद भी मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ दिमाग ठीक हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे उम्मीद इतनी कोई नहीं है कि स्पीकर साहब हो सकता है फिर मुलतवी करके उसी तरह से टाइगर फोर्स में शामिल हो जाएं, और फिर वही उन्होंने इंतशार का रास्ता अगर अख्तियार करना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, ये MQM की आज फिर मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल साहब से, ये क्या चक्कर है? मतलब मुलाकातों में मुलाकातें हो रही हैं? हाँ, ये आपकी बात ठीक है। बहुत सारे तो कह रहे हैं, आप खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, इसमें भी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ आपके व्यूअर्स को। मैंने जब ये मौलाना साहब तशरीफ़ लेके गए थे ना MQM के पास कराची में, तो मैंने फिर मौलाना साहब के करीबी ज़राए से पूछा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जनाब कि क्या आपको क्या तासुर मिला है और क्या सूरत हाल है? तो फिर मुझे बताया गया कि जी हमें तो ये तासुर मिला है कि MQM तो बिल्कुल रेडी बैठी है, और वो कहते हैं कि एक वो जो MQM की डिमांड्स है ना, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक ड्राफ्ट जो है ना हमारे साथ साइन कर लिया जाए, और कि कहा जाए कि महीने बाद या 1.5 बाद जब भी है तो ये तब्दीलियां हम जो है ना लेजिस्लेशन वो करके। अच्छा, सईद गनी साहब का आपने भी बयान देखा होगा, वो कह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि MQM जल्दी जल्दी सिंध हुकूमत का हिस्सा बने, और हमने अभी तक उन्हें कोई बाकायदा ऑफ़र तो नहीं की, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भाई वो जल्दी जल्दी सिंध हुकूमत का हिस्सा बने, क्योंकि फिर जब वो हिस्सा बन जाएगी तो फिर हमारे ये सारी जो शराइत वगैरह हैं और ये सारा तो ये आसान हो जाएगा। तो अब MQM के बारे में तो बहुत हद तक है। अभी कुछ देर पहले शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ वसीम अख्तर साहब का इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने यही इंदिया दिया कि अपोजिशन की तरफ जा सकते हैं, और हमारी अपोजिशन के साथ एक तरह से बात बन गई है, और ये सारा कुछ तो उस हवाले से। उधर से खान साहब भी पुर उम्मीद हैं जनाब कि वो फिर। अच्छा, आपने मुनहरिफ अरकान के बारे में, वो बिल्कुल पुर, मेरे ख्याल है वो सारी उम्मीद ही अब उनकी डूब गई है, ठीक है ना। इनके बारे में अभी तक चूँकि इत्तेहादियों ने ऐलान नहीं किया, तो बस आज शहबाज साहब ये कह रहे थे आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में भी, और पहले भी प्रोग्राम में वो कह चुके हैं कि खान साहब ने कहा ना मैं सरप्राइज़ दूंगा। उन्होंने कहा आपको सरप्राइज़ देने से पहले हम सरप्राइज़ देंगे, फिर सरप्राइज़ दर सरप्राइज़ देंगे, और आने वाले हर एक दिन में हम आपको नया सरप्राइज़ देंगे। ये भी बहुत, इसको भी बहुत लाइट नहीं लेना चाहिए, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात की है। तो अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है, लेकिन MQM का जो झुकाव नज़र आ रहा है, और वही वाली बात की जो एक्सक्लूसिव लोग ये भी कर रहे हैं कि वो चौधरियों के डेरे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, तो अब 1 आध दिन में वो सारा कुछ पता चल जाएगा। कल जो इजलास भी शुरू हो गई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।